हमारी स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे। तो संधि का जो पार्ट है आपने पहले इस वीडियो में देखा था, उसका दीर्घ संधि तो हमारा हो चुका था। अब हमारी व्यंजन संधि, तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा संधि के बारे में बता देती हूँ कि संधि होती क्या है। तो संधि क्या होती है? वर्ण से वर्ण का मेल, यानी कि दो वर्ण, वो स्वर हो या व्यंजन हो, जब दो मिलकर एक विकार उत्पन्न होता है तो वो संधि होती है। यानी कि एक मेल होता है, यानी कि दोनों का मिलाप होता है, तो उससे एक नया विकार उत्पन्न होता है और एक नया शब्द बनता है, उसी को ही हम संधि कहते हैं। उसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो दीर्घ संधि हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे। दीर्घ संधि में क्या था? स्वर से स्वर का मेल था, यानी कि दो स्वर, जब हम शब्द लिखते हैं कोई भी शब्द तो दो शब्द टुकड़ों में होता है, तो दोनों टुकड़ों में क्या था? स्वर था, यानी कि जो ध्वनि निकलती थी, जो वर्ण होता था उसका जब हम उच्चारण करते थे उसमें क्या होता था? स्वर होता था। तो स्वर से स्वर का मेल होता था और वो दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर में बदल जाता था। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर। तो यह ह्रस्व का मेल हो तो भी दीर्घ होता है, और यह ह्रस्व या दीर्घ का मेल होता है तो भी दीर्घ स्वर होता है। तो उस दीर्घ संधि में तो ये था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो मैंने इसमें शॉर्ट तरीके से लिखी है कि व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन से स्वर का मेल। इसमें दोनों ही आते हैं, व्यंजन और स्वर। स्वर और व्यंजन आप जानते हो, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं जो 33 होते हैं। टोटल मिला के हमारे 44 वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या है? व्यंजन जो हमारे स्वर अलग हो गए, उनके अलावा जो व्यंजन बच गए जो हमारे 33 है, तो उस व्यंजन से दूसरे व्यंजन का मेल, या फिर व्यंजन आगे होता है और फिर बाद में स्वर होता है, तो भी ये संधि हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रही हूँ, जैसे दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा दिग्गज। अब ये देखो, इसमें आप ही कहोगे कै की जगह ग कैसे आ गया, तो ये मैं पढ़ाऊंगी। इसके कुछ नियम हैं कि कैसे ये वर्ण चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम ये संधि में आपको समझा रही हूँ कि जैसे ये क्या है हमारा कै, जो वर्ण है वो क्या है? ये आधा है। ये जो हलंत नीचे लग रहा है इसमें स्वर की ध्वनि नहीं है, तो मैंने बताया था व्यंजन से व्यंजन का मेल। ये इधर भी क्या है? व्यंजन है। अगर इधर स्वर आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और व्यंजन तभी होगा जब उसमें स्वर की ध्वनि नहीं होगी। और ये आपको पहचान कैसे होगी? जब नीचे जब ऐसा सिंबल्स आपको दिखेगा, ऐसा चिन्ह दिखेगा, और ये चिन्ह क्या होता है? यही चिन्ह हमारा होता है हलंत, जिसको हम बोलते हैं। और ये लगने से जो हमारा जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, और जब इसमें स्वर मिलता है तो ये पूरा हो जाता है, जिसमें हम इस हलंत को हटा देते हैं। ये थी हमारी व्यंजन संधि। अब इसका हम पहला नियम पढ़ेंगे कि पहला नियम इसका क्या है। तो पहला जो इसका नियम है वो है पहला वर्ण या य र ल व। पहला वर्ण जो हमारे क च ट त प वर्ण होते हैं, यानी कि जो हमारे व्यंजन कैसे स्टार्ट होते हैं, जो उसका फ्रंट वाला होता है क च ट त प, ये होते हैं। या उसके अलावा ये र ल व, 5 वर्गों में बांटा गया व्यंजन को, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके अलावा ये र ल व ये आते हैं आपके सामने। तो जो पहला वर्ण होता है या ये र ल व होता है, उसके जगह पे जो हमारा जो वर्ग होता है, जैसे क वर्ग है तो उसका तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? क ख ग। अगर च वर्ग है तो च छ ज। समझ गए? इसी तरीके से क्या होता है, यानी कि तीसरा वर्ण इसमें बन जाता है। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था दिक प्लस गज। ये क्या है? क है, और इधर क्या है? व्यंजन है। तो जो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? जो क की जो लाइन है उसका जो तीसरा वर्ण कौन सा है? क ख ग। तो ये आधा है, तो वो जो तीसरा वर्ग होगा यानी तीसरा वर्ण होगा वो भी क्या बनेगा? आधा ही बनेगा। तो ये मैंने लिखा दी
कै की जगह क्या आ गया, गै। अब गै को आधा इस तरीके से लिखते हैं और कै को आधा हलंत लगा के लिखते हैं, तो और आगे क्या हो गया, गज। ये हमारा हो गया संधि। ये हमारा संधि विच्छेद है, जब इनको अलग अलग किया है और ये सारा इनका मेल हो गया, ये हो गया संधि। ये संधि विच्छेद और ये संधि। समझ में आया? अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रही हूं, जैसे सत प्लस आचरण। सत प्लस आचरण, अब देखो तय है, आधा है, यानी कि हलंत लगा हुआ है, तो तय की जगह इसका तीसरा वर्ग क्या हो गया, तय थ द। तय थ द, तो स तय की जगह क्या आया, द। अगर इसके नीचे हलंत है तो इसके नीचे भी क्या आएगा, हलंत। सदा चरण, यानी कि आ की मात्रा है वो इसमें लग जाएगी। संधि विच्छेद में मैंने आपको समझाया था कि इधर स्वर होता है वो इसमें ही लग जाता है, तो इसका जो हलंत है ये हट जाएगा, क्योंकि इसमें अब आ जुड़ चुका है, यदि स्वर जुड़ चुका है तो ये हो गया सदाचरण। ये पहला नियम था हमारा। इसी तरीके से आपके सामने और भी कुछ आ सकता है, पै वर्ग का भी आ सकता है, तो पै की जगह क्या हो जाएगा, पै फै दै। ठीक है, टे भी आ सकता है, टे ठे डे हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसरे नियम की बात। दूसरे नियम में क्या है, अगर आपके पास में तय और द के बाद में च या छ आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, च। ये इसका नियम दूसरा है। ये पहला नियम था कि अगर 5 वर्ग होते हैं हमारे कै टे तै पै, या उनके अलावा 11 लेवे, इनमें से अगर आपके पास में कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर जो हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों के जो तीसरा जो वर्ण होता है वो बन जाता है। लेकिन दूसरे नियम में क्या होगा, तय द आएगा और तय द के बाद में च छ, और च छ की जगह पे क्या हो जाएगा, च। अब एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रही हूं। जैसे उत प्लस छिन, उत प्लस छिन। अब मैंने क्या बताया, तय या द आए, तय या द आए तो तय की जगह पे उसके बाद में च या छ आए, तो पहले जो वर्ग है हमारा उसमें क्या है, तय है, और जो दूसरा वर्ग है उसमें क्या है, हमारा छ है, यानी कि तय भी आ रहा है और छ भी। तो ऊ तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और तय के स्थान पर क्या करेंगे, च। आप देखो ये तय आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत था, तो च आएगा आधा, और आधा च हम इस तरीके से लिखते हैं और आगे लिखेंगे हम। तो ये जो मात्रा होती है, जो आधे वर्ण अगर आता है तो उससे पहले लग जाती है, यानी कि स्वर से जब हम मेल करते हैं तो ये जो मात्रा होती है पहले वाले वर्ग के साथ में लग जाती है, तो ये मात्रा ऐसे लगेगी, और ये हो गया उच्छिन्न। दूसरा एग्जाम्पल और समझा रही हूं आपको। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण ऊ लिखा हमने, ये जो तय आधा है इसका क्या बन जाएगा, च। अब इधर ये चारण ऐसे कैसे आ जाएगा, उच्चारण। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल आपको और देके बता रही हूं। जैसे सत्य प्लस छात्र, सत प्लस छात्र, स ऐसे कैसे आ जाएगा, आधा तय है इसकी जगह आधा च आ जाएगा, और छात्र ऐसे कैसे सत छात्र। ठीक है, ऐसे ही आपको ये चेंज करना है, यानी तय और द के बाद में च और छ आता है तो आपको उसको च के रूप में बदलना है। समझ में आया? जहां पे आपको तय और द दिखे और बाद में च और छ दिखे तो आपको च में बदलना है, यानी कि इसका जो पहला है उसमें चेंज करना है। ये था हमारा नियम दूसरा। और ये मात्रा आप विशेष कर ध्यान रखना, जब आधा वर्ण होता है वो ई की मात्रा होती है
बड़ी की या छोटी की तो वो साथ में लगती है, छोटी की होती है तो आधे अक्षर से पहले ही लग जाती है। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा नियम। अब आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है, अगर तय और द के बाद में, तय और द के बाद में जय या, अब आता है तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है, अगर तय और द, तय या द के बाद में तय और ठ, क्या आता है, तय या द के बाद में ट और ठ आता है। सॉरी, पहले जो लाइन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था उसमें, तय और द के बाद में अगर च और छ आता है तो क्या आएगा, च बन जाएगा। अब इसके आगे दो वर्ण और बच गए, इसकी ज और झ, ज और झ। पहले तो क्या था, च और झ था, अब क्या है, ज और झ। अगर ज और झ आता है तो किस में बदल जाएगा, ज में। यानी कि जब च और छ आया था तो किस में बदला था, च में, लेकिन अब क्या है, ज और झ आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, ज में। जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो इसमें क्या होगा, उत प्लस ज्वल में जो त है, जो तय है, उत तय का क्या हो जाएगा, आधा ज, और ये ज्वल ऐसे कैसे आ जाएगा, उज्ज्वल। समझ में आया, यानी कि ये तो आधा था ही, ये तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन तय, तय की जगह पे हमने क्या कर दिया, जय। और ये आधा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे हलंत है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। अगर जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है तो उसका जो रूप चेंज होगा, यानी कि दूसरे वर्ण में वो चेंज होगा तो आधा ही होगा। अब है जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो तय का क्या हो जाएगा, जय, और ये जन ऐसे कैसे आ जाएगा, सज्जन। अब नियम आता है इसका 4 नंबर का। 4 नंबर के नियम में क्या है, अगर तय या द, तय या द हो और उसके बाद में तय या ठ आता है तो किस में बदल जाएगा, वो ही नियम है, यानी कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे एग्जाम्पल देके बता रही हूं, जैसे तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो इसका हो गया तय, और किस में बदला ये, तय, तो आधा तय है तो इसको किसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे। आधा तय हम ऐसे लिखते हैं और जो मात्रा है वो ऐसे कैसे लग जाएगी, और ये हो जाएगा तत् टीका। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था, तत् प्लस टीका, यानी कि इसका आधा तय है वो क्या लग जाएगा, नीचे की साइड में। अब आता है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या है, तय और द के बाद में ड और ढ आता है तो किस में बदल जाता है, ड में। इसी का ये जो दो वर्ण बच गए, जैसे च और छ की लाइन में ज और झ था, अब इसके जो आगे के दो वर्ण है वो बच गए। तय या द के बाद अगर आपके पास में क्या आ रहा है, ड या ढ, तो किस में बदल जाएगा, इसका पहला वाला कौन सा है, ड।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, उत्ते प्लस डयन, तो इसका क्या हो गया, उड्डयन। यानी कि जो डे है वो या तो हलंत लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीके से आपके ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये, इसको हलंत लगा के आप आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, अगर तय या द के बाद में तय और द की आता है तो उसके स्थान पे हो जाएगा ल। अब नियम चेंज हो गया, यानी कि इसमें जो पहले वर्ग आ रहे थे, यानी कि अब हम तय और द की बात करते आ रहे थे, अगर वही सेम आ जाता है तो इसमें नया रूल चेंज हो गया। तय या द के बाद में अगर तय हो और द ही आ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ल। अभी ल नया वर्ण है, अब कैसे किस तरीके से चेंज होगा वो हम देख रहे हैं। जैसे उत प्लस लास, तो मैंने बताया किस में चेंज हो जाएगा, ल में, तो क्या हो गया, उ त की जगह पे क्या आएगा, ल। आधा क्यों लिख रही हूं, क्योंकि हलंत लग रहा है, और ये हो गया उल्लास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास में आता है तत् प्लस ल, तत् प्लस ल आ रहा है तो तय और क्या हो गया, आधा ल और ये तल। इस तरीके से हमारे जो रूल थे वो हो रहे हैं। 6 रूल हमारे हो चुके हैं। पहला था, अगर 5 वर्ग होते हैं कैचर टेटर पे, उनमें से अगर कोई सा भी वर्ग आ रहा है या उसके बाद उसके साथ में यर लेवे आ रहा है, यानी कि 5 वर्ग का कोई भी पहला वर्ण या यर लेवे आता है तो उसके स्थान पर जो 5 वर्ग है उसका तीसरा वर्ण बन जाता है। दूसरा जो नियम था वो था हमारा, तय द के बाद में अगर च और छ आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, च में। और तीसरा रूल था हमारा, तय और द के बाद में ज और झ आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, ज में। और जो चौथा रूल था वो था, च तय और द के बाद में अगर आपका ट और ड आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, ट में। ट और ठ आ रहा है तो ट में, अगर ड और ढ आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, ढ में। लेकिन अगर त और द के बाद में त और द ही आ रहा है तो किस में चेंज होगा, वो ल में। ये थे हमारे 6 नियम। अब इसके जो नियम 7वां नियम बच गया वो हम पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 7 है। नियम नंबर 7 में क्या है, अगर तय और द के बाद में तय और द ही आ रहा है तो ये तो था, क्या था, तय और द के बाद में अगर तय और द आ रहा है तो ल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब नियम नंबर 7 और देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आने वाली बात है। अगर तय और द के बाद हमारा है आता है
दे के बाद में अगर है आता है तो जो तय है वो तो बदल जाएगा है में, और जो दे है वो बदल जाएगा घ में। अगर तय और दे के बाद में है आता है, यानी कि एक वर्ग जो हमारा शब्द है उसके आगे वाले में तो तय और दे आए, और जो दूसरा जो प्लस के बाद में आता है उसके बाद में है आता है, तो तय का तो क्या हो जाएगा है, अगर दे आता है तो क्या बन जाएगा घ, सॉरी ध, ठीक है। अब उसमें क्या आएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूं, जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, तय और दे के बाद में है आता है तो तय का क्या बन जाएगा है, और दे का क्या बन जाएगा ध। जैसे उत प्लस हार, तो इसका क्या हो गया उद्धार, है का क्या बन जाएगा द, जो ये है उसका क्या बन गया द, है का द, और जो है तय है उसका क्या बन गया ध। यहां पे मैंने आपको गलत लिख दिया, जो द है यानी कि द, ये बाद में द आ रहा है उसका तो क्या बन गया है का तो बन गया द, और तय का बन गया ध। ये ऐसे, यानी कि जो ये है आया है उसका क्या बन जाएगा द, और तय का क्या बन जाएगा ध। तो ये आधा है तो आधा ही बनेगा, तो यहाँ पे है था, इसका क्या बन गया द। दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान देकर समझो। उ तय का क्या बना है, तय का मैंने क्या बताया था ध आधा, और है का क्या बना है द, आ की मात्रा है तो ए, और ये इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, जो द है वो नीचे की साइड में लगता है जब आधा होता है। समझ में आया? थोड़ा नियम मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए अब मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ। जैसे तय और द है, तय और द के बाद में अगर है आता है तो जो ये है उसका तो क्या बन जाएगा द, और तय का क्या बन जाएगा ध। जैसे उत प्लस हार, तो इसका बन गया उद्धार। समझ में आया? ये आधा तय है, आधा ध बन गया, और जो हार था उसका क्या बन गया दा। समझ में आया? इसी तरीके से नियम नंबर दूसरा, यानी कि इसका एग्जाम्पल दूसरा समझा रही हूँ और अच्छे से आपके समझ में आए। जैसे उत प्लस चार, सॉरी उत प्लस हारण, उत प्लस हारण, तो उ द, इसका क्या बन गया आधा उदाहरण, या फिर उद्धरण भी हो सकता है, उत प्लस हरण, उद्धरण। ठीक है, ऐसे आप कोई भी आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आपके पास में जो कंपटीशन एग्जाम होता है आपका, उसमें क्या होता है आपके पास में या तो ये ऊपर देके और इनके ये संधि विच्छेद मिलेंगे, या संधि विच्छेद देके इनका जो मेल है वो मिलेगा, तो उसमें से आपको ये चूज करना होता है कि इसका सही मेल कौन सा है। अब आता है नियम नंबर हमारा 8। नियम नंबर 8 में क्या है, तय और द के बाद में अगर न आता है, न आने पर तय द का न हो जाएगा। जैसे तय और द आता है
और उसके बाद में न आता है तो तय दय की जगह क्या बन जाएगा? न ही बन जाएगा। समझ में आया? तय दय के बाद अगर न आता है तो तय दय का क्या हो जाएगा? न। जैसे एग्जाम्पल उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, तो उ तय का क्या बन गया? आधा न और नयन और नयन। ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे जगत प्लस नाथ, तो जय जगत जग हो गया, तय का क्या बनेगा? न और नाथ ऐसे के जगन्नाथ, जिसको हम जगन्नाथ जी महाराज बोलते हैं, वही जगन्नाथ। इसका संधि विच्छेद अगर आपसे करवाया जाए तो जगत प्लस नाथ हो गया। अब आता है नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 में क्या है? तय दय के बाद में अगर मैं आता है, तय दय के बाद में अगर मैं आता है तो तय और दय का क्या हो जाएगा? मैं बन जाएगा। तय या दय के बाद अगर मैं आता है तो तय और दय का क्या हो जाएगा? न। तय दय के बाद में अगर मैं आता है तो न बन जाएगा। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल देके बता रही हूं। तत् प्लस में, तत् प्लस में, तो तत् प्लस में की हम संधि विच्छेद करेंगे। तय तय है तो तय के बाद में मैंने क्या बताया? मैं, तो ये मैं है, तो मैं से पहले अगर तय आ रहा है तो इसका क्या बताया मैंने? न। तो आधा न है, बिना अलंत के हम ऐसे लिख सकते हैं, और तन में। ठीक है? अब आता है सद प्लस मार्ग, ये तो आपने सुन रखा है, सद प्लस मार्ग, तो इसका क्या हो गया? स। दय का क्या बनेगा? तय और दय के बाद में अगर मैं आ रहा है तो न बनेगा, शनमार्ग। ठीक है? अब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम कहाँ मैं की जगह न बता रहे हो और कहीं न के बाद में आप न ही बता रहे हो। तो ये आपको नियम, आपको पहचान किससे करनी है? इनका जो आंसर आता है उससे। अगर आंसर आता है और इनमें से आपके पास में आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन में आपको संधि भी मिल सकती है, विच्छेद भी मिल सकता है। अगर विच्छेद है तो आपके पास में 4 ऑप्शन मेल के आएंगे, अगर आपके पास में मेल है तो उसके विच्छेद आएंगे। वो आपको चूज करना है सही तरीके से, सोच समझ के, और राइट आंसर पर टिक लगाना है। और अगर आप ये नियम अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आपको ये आसानी से संधि समझ में आ जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ट्रिक के साथ में है। अभी आपके इसके 3 नियम और बच गए, 9 ये टोटल 12 नियम है। नाइन हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम 10 नंबर के नियम पर। और हाँ, कोई भी आप वीडियो देखते हो, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो या किसी और का, उसको कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखने से समझ में नहीं आता है। जो मेन चीजें होती हैं वो आपकी छूट जाती हैं, और यही कमी है आपकी, जो सफलता होती है, जो आपकी सक्सेस होती है, उसमें आपकी रुकावट बन जाती है। कि ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत मिस्टेक से आपकी जो मंजिल है उस पर पहुंचते पहुंचते रह जाएं। तो अब हम बात करते हैं 10 नंबर के नियम पर। 10 नंबर के नियम में क्या है? जैसे पूर्व कोई स्वर आने पर छ का क्या हो जाएगा? यानी कि आधा छ और छच। तो आप नियम चेंज हो चुके हैं। पहले हम तय और दय को लेके बैठे थे और वर्ग पर बात करते थे, लेकिन अब आ रहा है 6 वर्ग आ रहा है। 6 वर्ग के
से पहले, यानी कि से पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर छ से पहले आपके पास में कोई भी स्वर आता है, स्वर ऐसे और औ तक के जो हमारे स्वर होते हैं 11, उनमें से कोई भी स्वर आपके पास में आता है तो उसका क्या बन जाता है? आधा छ और छ। ठीक है, आधा छ और छ बन जाता है। आप किस तरीके से एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूं, जैसे आ प्लस छादर, आ प्लस छादर। आ क्या है? स्वर है, तो आ आधा छ और ये छह हमारे पास में ऑलरेडी है, आ छा दर। ठीक है, यानी कि अगर स्वर है और उसके बाद में छ आता है तो छ तो है ही ऑलरेडी, इसके साथ में ज्वाइंट हो रहा है, तो छ तो हमारा है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया? छ। तो ये हमारा, ये जो मैंने बताया था वो हमारा बन गया। अब आता है जैसे अनु प्लस छेद। अब आप ये कहोगे मैम इसमें शोर नहीं है, इसमें आ शोर था, लेकिन दिमाग लगा के देखो, ये जो नु है यानी कि इसमें उ की मात्रा है अनु, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो ए प्लस न प्लस उ, इस तरीके से है। अगर ये उ है तो ये मात्रा इसकी क्या बन जाती है? ऐसे अनु। ठीक है, ये भी एक विच्छेद है, संधि विच्छेद, जो किसमें था? शोर संधि में, जिसको हम खोल कर लिखते हैं, ये वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम? ए आ गया और नो, अब स्वर है तो क्या लिखेंगे? छ, और ये ऐसे कैसे, क्या हो गया? अनुच्छेद। अब आता है नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? नियम नंबर हमारे 11 कह रहा है तय द के बाद में श आने पर तय द का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा। वही तय द आ गया, फिर से बीच में चेंज हो गया था छ। अब वही 11 नंबर रूल है, तय या द के बाद क्या आ रहा है हमारा? स। अगर तय या द के बाद में श आ रहा है तो क्या बन जाएगा? तय का क्या बन जाएगा? तय द का तो क्या बन जाएगा? च बन जाएगा, और जो ये स है, स का क्या हो जाएगा? छ बन जाएगा। समझ में आया? यानी कि इधर ये जो वर्ण है इसमें तय द के बाद में अगर इधर छ की जगह स आ रहा है तो जो ये तय द है उसका छ बन जाएगा, और ये स है उसका क्या बन जाएगा? छ। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है हमारा तत् प्लस शिव। तय द के बाद में क्या आ रहा है? स, यही है। तो मैंने क्या बोला था? तय द का क्या हो जाएगा? तय का क्या बनेगा? छ। तो तय और इसका क्या बन गया? छ। ठीक है, और स का क्या बनेगा? छ। तच्छिव। समझ में आया? इसी तरीके से हमारा है उत प्लस शिष्ट। उ ऐसे कैसे आ गया? तय का क्या बन गया? तय द का क्या बनाया हमने? छ, और ये मात्रा इसकी ऐसे आ जाएगी, और स का क्या बनेगा? छ उच्छिष्ट। ठीक है, अब हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 जो हमारा सबसे लास्ट है वो क्या कह रहा है? अगर ये और आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के पश्चात, यानी एक तो ये है ये, और सॉरी ए आ, ए और आ के अलावा
अन्य कोई भी स्वर आता है, यानी इनको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और उसके बाद में अगर से आता है, यानी ए आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर इनके अलावा कोई भी स्वर, तो ए आ को छोड़ दिया तो किससे, छोटी ई से, और आउ तक के जो स्वर हमारे बच गए उनके बाद में अगर से आता है तो से, इस से का क्या हो जाएगा, इस से का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से, जैसे अभी प्लस सेक, तो अभी प्लस सेक, तो ए अभिषेक हो गया। इसमें यानी कि ये सेक आएगा सपेरा वाला से, यानी कि अगर ये से आता है तो ये सटकोण वाले से में चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, एक ही मात्रा है, यानी कि ए आ को छोड़कर दूसरा वर्ण, दूसरा स्वर आया है, तो अभी प्लस सेक की जगह क्या हो गया, अभिषेक। और इसी तरीके से मैं दूसरा एक और समझा रही, जैसे नी प्लस सेद, नी प्लस सेद का क्या हो जाएगा, निषेध। ये थे हमारे व्यंजन संधि, इसके थे 12 रूल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।